एक खूबसूरत लड़की जिसे स्कूल के 2 सबसे हैंडसम लड़के पसंद करते हैं, लेकिन उस लड़की का एक ऐसा राज़ है, जिसे जानने के बाद शायद कोई भी उससे प्यार ना करे। दिन में वो सबकी नज़रों में परफेक्ट लगती है, लेकिन रात में आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद से नफ़रत करती है। अब सवाल ये है, अगर उन लड़कों को उसका असली चेहरा और सच पता चल गया, तो क्या वो तब भी उससे प्यार करेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं इस इमोशनल और रोमांटिक के ड्रामा की कहानी, ट्रू ब्यूटी। इस बदसूरत लड़की का नाम जू क्युंग है और सच बताऊं मुझे शुरुआत में ही इस लड़की के लिए बहुत बुरा लगने लगा था क्योंकि बचपन से ही लोग इसे इंसान कम भूत ज़्यादा समझते थे। पड़ोस वाले तब बोलते थे, अरे इसे देखो बिल्कुल भूतनी लगती है। मतलब भाई, बच्चे को इतना कौन बोलता है। जब जू क्युंग सिर्फ 7 साल की थी ना, तब एक फैमिली पार्टी में उसके रिश्तेदारों ने उसकी शक्ल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था और तो और उसके दादाजी ने तक बोल दिया कि ये उनकी असली पोती जैसी लगती ही नहीं है। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, अगर पढ़ाई में अच्छी होगी ना तो सुंदरता मायने नहीं रखेगी। अब इधर छोटी सी जू क्यों टीवी पर एक फेरी शो देख रही थी और उसे लगा, काश मैं भी इतनी सुंदर होती। बस फिर क्या था, मैडम ने तुरंत खुद को परी की तरह तैयार कर लिया। लेकिन स्कूल पहुंचते ही बच्चों ने उसका ऐसा मजाक उड़ाया कि बेचारी का दिल टूट गया। और यहाँ से मुझे समझ आ गया कि इस लड़की की लाइफ आसान नहीं होने वाली। फिर देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं, लेकिन हमारी जो क्यों की हालत अभी भी वही थी। बड़े बड़े काले आईब्रो, लंबी पोनीटेल और पूरा सीधी सादी लड़की वाला लुक। स्कूल की लड़कियां उससे दोस्ती तक नहीं करती थी, उल्टा उसका निकनेम रखती थी, डम्पलिंग। एक दिन क्लास में सब उसे पीछे से डम्पलिंग डम्पलिंग बोल रहे थे, लेकिन उसे सुनाई नहीं दिया तो किसी ने कागज फेंक कर मारा। जो क्यों डर कर खड़ी हो गई। तभी क्लास की एक सुंदर लड़की एटीट्यूड में बोली, मेरे लिए नाश्ता लेकर आ। और मुझे उस लड़की पर इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब खुद के हाथ नहीं है क्या। जैसे ही चुक्योंग बाहर गई, उसे लगा किसी ने अगली गर्ल बुलाया है। वो गुस्से में वापस आई, लेकिन बेचारी कुछ बोल भी नहीं पाई, उल्टा पूछने लगी, वेजिटेबल बंस लाऊं या मीट बंस। इतनी इनोसेंट लड़की थी यार। फिर जब वो बंस लेकर जा रही थी न, तभी उसकी नज़र कैंटीन में एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है। और भाई साहब, एंट्री ऐसी थी जैसे के ड्रामा वालों ने पूरा बजट इसी सीन में लगा दिया हो। लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आता है, फिर जुक्योंग के कान से हेडफोन निकाल देता है। और यही था उसका क्रश, स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का। हुन बिन जुक्योंग उसे देखकर लिटरली पिघल गई, उसके मुंह से खुद निकल गया, इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये सब क्लास की सबसे सुंदर लड़की देख चुकी थी और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब वो कुछ गड़बड़ करने वाली है। लंच टाइम में जू क्योंग फिर से हुनबिन को देखती है और उसे ऐसे देख रही थी जैसे शादी के कार्ड तक छप चुके हों। तभी सामने कुछ लड़के मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अगर कोई जू क्योंग को डेट कर लेना तो हम उसे 10 मिलियन देंगे। और दूसरा लड़का तुरंत मना कर देता है। भाई, ये लोग इतने टॉक्सिक क्यों थे। लेकिन हमारी जू क्योंग ने हार नहीं मानी। मैडम ने हिम्मत जुटाई और सीधे हुनबिन को अगले दिन मिलने के लिए पूछ लिया। और शॉकिंग बात ये थी कि हुनबिन मान भी गया, लेकिन पीछे खड़ी वो सुंदर लड़की सा और उसके दिमाग में विलन वाली प्लानिंग चालू हो गई। लंच के बाद वो सीधे हुनबिन के पास गई और बोली, जो क्यों तुम्हारे लायक नहीं है। और ये सुनकर मुझे इतना बुरा लगा ना, जैसे सुंदर लोग खुद को भगवान समझते हैं। फिर वो लड़की चालाकी से बोलती है कि वो अगले दिन हुनबिन के साथ डेट पर जाना चाहती है। अब भाई, हुनबिन तो तुरंत खुश हो गया। उधर जो क्यों घर पहुंचकर पूरी खुशी में लव लंच बनाने लगती है। बेचारी कई घंटों तक मेहनत करके क्यूट सा लंच बॉक्स तैयार करती है और रात भर इमेजिन करती रहती है कि कल कन्फेशन कितना रोमांटिक होगा। लेकिन के ड्रामा है भाई, यहाँ खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। लड़के ने जैसे ही जू क्यों को छत पर देखा, उसे लगा ये कुछ गलत करने वाली है, तो बिना कुछ सोचे वो तुरंत उसे डांटने लगा, तुम पागल हो क्या। अब बेचारी जो क्यों समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भाई साहब उसे बोलने का चांस ही नहीं दे रहे थे। फिर दोनों नीचे जाने लगे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो क्यों के चश्मे गिर चुके थे और बिना चश्मे के उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मतलब लिटरली लड़की ब्लर मोड में चल रही थी। वो दीवार पकड़ पकड़ कर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। तभी ऊपर से एक और प्रॉब्लम आ गई, एलिवेटर फिर से बंद हो गया। अब दोनों के पास 30 मंजिल सीढ़ियाँ से उतरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जो क्यों जैसे ही नीचे उतर रही थी, उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि अब उससे चला नहीं जाएगा। लेकिन तभी वो लड़का वापस आया और ऑनेस्टली यहाँ मुझे वो थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर जो क्यों को उठाया,
लेकिन क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था, मैडम ने गलती से सीधा लड़के की पकड़ ली और मैं हँस-हँस के मर गई। इस सीन में जू क्योंग तुरंत बोली, "सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया।" लड़का अंदर से सोच रहा होगा, "भगवान, आज मेरे साथ ही क्यों?" आखिर में वो लड़का जू क्योंग को अपनी पीठ पर उठाकर पूरे 30 फ्लोर्स नीचे लेकर गया और क्योंकि जू क्योंग को कुछ साफ दिख नहीं रहा था, उसे लगा कोई बूढ़े अंकल उसे बचा रहे हैं। 10 मिनट बाद दोनों नीचे पहुंचते हैं। लड़का गार्ड से पूछता है, "एलिवेटर खराब था क्या?" लेकिन गार्ड बोलता है, "नहीं सर, बस 5 मिनट की मेंटेनेंस थी।" और ये सुनकर लड़के का चेहरा देखने लायक था। मतलब भाई ने अननेसेसरी 30 फ्लोर्स उतर लिए। वैसे इस लड़के का नाम है सुहो और सच कहूँ, सुहो ने जू क्योंग को इसलिए बचाया क्योंकि उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ गई थी, जो अब इस दुनिया में नहीं था। उधर जू क्योंग टैक्सी में बैठी थी और अचानक उसे याद आया कि उसने रूफटॉप पर अपनी मम्मी के लिए क्या वॉइस मैसेज छोड़ा था। वो डर गई कि अगर उसकी मम्मी ने वो सुन लिया तो बहुत परेशान हो जाएंगी। जू क्योंग तुरंत अपनी मम्मी कॉल करती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता। अब इधर उसके घर का माहौल ऑलरेडी टेंशन से भरा हुआ था क्योंकि उसके पापा पर बहुत सारा कर्ज था। जब जू क्यों घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी को रोते हुए देखती है। उसे लगता है कि मम्मी ने उसका मैसेज सुन लिया, तो वो भागकर अपनी मम्मी को हग कर लेती है। लेकिन तभी उसकी मम्मी बोलती है, "चलो सब साथ में मर जाते हैं।" और यहाँ मुझे लगा, भाई इस फैमिली को थेरेपी की ज़रूरत है। फिर जू क्योंग इमोशनल होकर बोलती है, "मैं इतनी बदसूरत इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपकी तरह दिखती हूँ। भैया और दीदी तो पापा जैसे दिखते हैं।" पूरा फैमिली लिटरली शॉक्ड हो गया। फिर जू क्योंग बोलती है कि अब वो मरना नहीं चाहती, उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी है। लेकिन उसकी मम्मी ने तुरंत थप्पड़ मार दिया और बोली, "जाओ यहाँ से, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ।" अब बेचारी बार बार प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रही थी, तभी उसकी दोस्त उसे एक मेकअप वीडियो भेजती है। जू क्योंग जैसे ही बिफोर आफ्टर मेकअप देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। और अगले दिन मैडम ने इतना मेकअप लगा लिया कि रिश्तेदार भी पहचान नहीं पाए, लेकिन स्कूल पहुंचते ही सब उसे घूरने लगे। शुरुआत में सब शॉक थे, लेकिन फिर क्लासमेट्स हंसने लगे। कुछ तो मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाने लगे और जो कि उनको समझ आ गया कि उसका मेकअप फेल हो चुका है, मतलब कॉन्फिडेंस लेकर गई थी, लेकिन वापस एम्बैरेसमेंट लेकर आई रात को। उसकी मम्मी अलग अलग लोगों से पैसे मांग रही थी और तभी जो क्योंग मेकअप लगाकर सामने आ जाती है, उसकी मम्मी तो डर ही गई। उन्हें लगा कोई भूत सामने आ गया। मम्मी बोली, "ये मेकअप नहीं, हॉरर मूवी है।" और ऑनेस्टली इस बार मैं आंटी से एग्री करती हूँ। फिर जो क्यों शर्मिंदा होकर अपनी मम्मी से कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करवा दो। तभी पता चलता है कि फैमिली कर्ज की वजह से घर भी छोड़ रही है, लेकिन जो क्यों अंदर से खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे उन टॉक्सिक क्लासमेट से छुटकारा मिलने वाला था। उस रात वो मिरर के सामने बैठकर ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने लगती है, फिर अपनी पिगी बैंक तोड़ती है और अगले दिन सारे पैसे खरीदने चली जाती है। अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्यूटीफुल। जो क्यों आईब्रो ट्रिम करने लगती है, लेकिन गलती से पूरी आईब्रो ही उड़ा देती है और ऊपर से खुद को समझा रही है, "कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लूँगी।" फिर आईलैश कर्ल, आईब्रो ड्रॉ, लिपस्टिक, पूरी रात मेहनत करती रहती है और फाइनली उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब फैमिली नया घर शिफ्ट कर रही थी और कार में बैठी जू क्योंग फेस मास्क लगाए बैठी थी। तभी बाहर सो निकलता है और अचानक कार की विंडो खुल जाती है। जू क्योंग का मास्क उड़कर सीधा सुहो के चेहरे पर जा लगता है। सुहो का गुस्सा देखने लायक था और जू क्योंग डरकर तुरंत कार में छिप गई। फिर अगले दिन जू क्योंग अपने नए स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और भाई, जैसे ही वो घर से बाहर निकली, उसकी फैमिली शॉक्ड रह गई। उसकी बहन तो डांटने वाली थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन देखकर चुप हो गई और जब जू क्योंग स्कूल पहुंचती है, तो पूरा स्कूल उसे देखकर फ्रीज हो जाता है। सब बस एक ही बात सोच रहे थे, इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन? जो क्यों का मेकओवर इतना सक्सेसफुल हुआ था ना, कि जैसे ही वो स्कूल हॉलवे में चली, सब बच्चे उसके लिए रास्ता छोड़ने लगे। मतलब कल तक लोग इसे डम्पलिंग बोलते थे और आज ऐसे देख रहे थे जैसे कोई केप ऑफ आइडल आ गई हो बेचारी। जो क्यों खुद भी शर्माने लगी और कुछ लड़के तो उसे देखकर दूर तक उगल देते हैं, भाई कंट्रोल करो अपने इमोशंस। फिर वो ऑफिस में रिपोर्ट करने जाती है। अब क्योंकि मैडम सुंदर दिख रही थी, तो टीचर भी अचानक बहुत स्वीट बन गई और तभी प्रिंसिपल आते हैं। वो जो क्यों को देखकर बोलते हैं, "इतनी सुंदर लड़की है, इसके मार्क्स भी बहुत अच्छे होंगे।" लेकिन जैसे ही रिपोर्ट कार्ड खोला, पूरा सिस्टम हिल गया। हर सब्जेक्ट में नीचे से टॉप प्रिंसिपल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे विंडोज़ क्रैश हो गया हो। टीचर ऑकवर्ड होकर बोलती है, "लाइफ में मार्क्स से भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं और मैं सोच रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तो ब्यूटी देखकर टॉपर बना दिया था।" तभी अचानक क्लास में एंट्री होती है
सुहो की और जो क्यों उसे देखते ही अंदर से फिर मेल्ट हो जाती है। सुहो टीचर को रिपोर्ट देता है और तभी जो क्यों को उसकी आवाज़ जानी पहचानी लगती है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यही वही लड़का है जिसने उसे रूफटॉप पर बचाया था। और दूसरी तरफ सुहो भी उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि अब जो क्यों फुल मेकअप मोड में थी। फिर टीचर बोलती है कि सुहो जो क्यों को क्लास तक ले जाए। अब दोनों हॉलवे में जा रहे थे, तभी एक लड़की अचानक सुहो को प्रपोज कर देती है। भाई, इस लड़के की फैन फॉलोइंग डेंजरस है। सुहो अचानक रुक जाता है और उसी मोमेंट जो क्यों का मेकअप उसके शर्ट पर लग जाता है। अब जो क्यों पैनिक हो जाती है और मेकअप हटाने के लिए अपने मुंह से फूंक मारने लगती है, लेकिन उससे पहले ही सुहो उस लड़की का गिफ्ट गिराकर कैजुअली चला जाता है। ये लड़का सैविज लेवल पर अलग ही चल रहा था। उधर जो क्यों तुरंत अपना फेस चेक करने लगती है। मेकअप तो खराब नहीं हुआ ना? क्लास में पहुंचते ही एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि सुहो की शर्ट पर फाउंडेशन लगा है। सुहो शर्ट उतार कर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सब जुक्यूं की वजह से हुआ है। तभी बाहर जुक्यूं मेकअप टचअप कर रही होती है और सुहो गुस्से में उसकी तरफ आता है, फिर सीधा अपनी शर्ट उसके मुंह पर फेंक देता है। और ऑनेस्टली मुझे हंसी भी आ रही थी और डर भी। फिर टीचर जुक्यूं को क्लास में इंट्रोड्यूस करवाती है। पूरी क्लास उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है। सब सोच रहे थे इतनी सुंदर लड़की हमारे क्लास में, लेकिन एक इंसान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस बैठा था और वो था सुहो टीचर जो क्यों की सीट फिक्स कर देती है। क्लास ख़त्म होते ही सारे क्लासमेट्स उसके आसपास आ जाते हैं। कोई लिप ग्लॉस पूछ रहा है, कोई स्किन केयर, मतलब लड़की ओवरनाइट सेलिब्रिटी बन चुकी थी। फिर जो क्यों अपना लिप ग्लॉस निकालने लगती है, लेकिन गलती से गिर जाता है और तभी उसकी नज़र सामने बैठी लड़की पर पड़ती है। भाई, वो लड़की इतनी सुंदर थी कि जो क्यों खुद शॉक हो गई। उस लड़की का नाम था सुजिन, स्कूल की ऑफिशियल गॉडेस, लेकिन क्लासमेट्स मजाक में बोलते हैं अब नई गॉडेस तो जो क्यों है। अब बाथरूम में जो क्यों सुहो की शर्ट धोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाउंडेशन वाटरप्रूफ था, मतलब मेकअप कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जो न्यूक्लियर अटैक में भी ना हटे। फिर वो शर्ट लेके बाहर निकलती है और गलती से पूरा पानी सुहो के फेस पर फेंक देती है। जू क्योंग तुरंत सॉरी बोलती है, मैं लॉन्ड्रोमैट में वॉश करवा दूंगी, लेकिन सुहो कोल्ड फेस में बोलता है फेंक दो। और इस लड़के का एटीट्यूड कभी कभी फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा लगता है। तभी एक क्लासमेट आता है और जू क्योंग से बंस खरीदने को बोलता है। अब पुरानी जू क्योंग होती तो अकेले चली जाती, लेकिन इस बार क्लासमेट बोलता है चलो हम साथ चलते हैं। और यही जू क्योंग को एहसास होता है कि अब वो अकेली नहीं है। फिर तीनों कैफेटेरिया जाते हैं, साथ खाना खाते हैं, आर्केड में गेम्स खेलते हैं। और सच बताऊं, ये पहली बार था जब जू क्योंग जेन्युइनली खुश थी, क्योंकि पहले उसके लुक्स की वजह से कोई उसका दोस्त बनना ही नहीं चाहता था। लेकिन अब उसके पास दो अच्छे दोस्त थे। शाम को जू क्योंग एक छोटी बुक स्टोर में हॉरर नॉवल लेने जाती है। वो टिपटो करके ऊपर से बुक लेने की कोशिश कर रही थी, तभी किसी ने वो बुक पहले पकड़ ली और जैसे ही दोनों बुक के लिए लड़ने लगे, रूफटॉप वाला सीन फिर से रिपीट हो गया। जू क्योंग तुरंत समझ गई, ये तो सुहो है। अब प्रॉब्लम यह थी कि इस बार जू क्योंग बिना मेकअप के थी। वो डर गई कि कहीं सुहो उसे पहचान ना ले और तुरंत भागने लगी, लेकिन बुक स्टोर वाला अंकल उसे रोक लेता है। पहले नूडल्स ख़त्म करो फिर जाना। बेचारी मजबूरी में नूडल्स खाने बैठ जाती है और ऊपर से सुहो भी आकर उसके बिल्कुल पास बैठ जाता है। जू क्योंग ऐसे साइड शिफ्ट हुई जैसे पुलिस चेकिंग चल रही हो, लेकिन फिर वो चुपके से सुहो को ऑब्जर्व करने लगती है, उसकी फिंगर्स, फेस, एक्सप्रेशंस। और यहाँ मैं भी समझ गई कि मैडम फिर से क्रश मूड में जा चुकी है। थोड़ी देर बात करने के बाद जू क्योंग को लगता है कि सुहो ने उसे पहचाना नहीं, तो वो जल्दी जल्दी नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जाते जाते उसकी एक चप्पल वहीं गिर जाती है। अपनी एक चप्पल लेने वापस गई और फिर एक पैर में चप्पल पहनकर ऐसे भागी जैसे पुलिस पीछे पड़ी हो। घर पहुंचते ही उसका छोटा भाई उसे देखकर हंसने लगा। वो बोला, ये फेक गॉडेस वाला ड्रामा ना, एक दिन पकड़ा जाएगा। और ऑनेस्टली भाई ने गलत भी नहीं कहा। जो क्यों गुस्से में उसे मारने दौड़ती है, लेकिन अंदर से उसे भी डर था कि अगर किसी को उसका असली चेहरा पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। उधर सुहो भी कंफ्यूज बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बुक स्टोर वाली लड़की वही रूफटॉप वाली लड़की थी। फिर वो उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। बेचारे को क्या पता ज्यों क्यों को उस दिन उसका चेहरा साफ दिखाई ही नहीं दिया था। अगले दिन फिर स्कूल का टाइम आ जाता है। अब यहाँ ज्यों क्यों मिरर के सामने पूरा वॉर शुरू कर देती है। इतना फाउंडेशन लगा रही थी जैसे घर पेंट हो रहा हो, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर सुंदर दिखूंगी तभी लोग मुझे पसंद करेंगे। और सच बताऊं, ये लाइन थोड़ी पेनफुल थी। पूरा 1 घंटा में करने के बाद हमारी जू क्यों फिर से स्कूल गॉडेस बन चुकी था। जैसे ही वो अपनी बहन की कार में बैठने जाती है, पास वाली आंटी उसकी मम्मी से पूछती है
अरे आपकी इतनी सुंदर बेटी कब से है? मम्मी का रिएक्शन ऐसा था जैसे सिस्टम हैंग हो गया हो, लेकिन जू क्यों अंदर से खुश हो गई। उसे लगा मेकअप मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। स्कूल पहुंचते ही उसे फिर टेंशन होने लगी, कहीं सुहो मुझे पहचान ना ले। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, सुहो उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके क्लास में चला जाता है। और यहाँ जू क्योंग ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड सीक्रेट सेफ है। स्कूल के बाद जू क्योंग कॉस्मेटिक्स खरीदने जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसी ब्यूटी गर्ल पे पड़ती है जिसने पुराने स्कूल में उसे बहुत बुली किया था। जू क्योंग को सारे पेनफुल मोमेंट्स याद आने लगते हैं, कैसे लोग सिर्फ उसके लुक्स की वजह से उसे इंसल्ट करते थे। तभी वो ब्यूटी गर्ल जू क्योंग को देख लेती है। जू क्योंग तो डर के मारे तुरंत मुंह घुमा लेती है, लेकिन ट्विस्ट ये था उस लड़की ने उसे पहचाना ही नहीं। और जैसे ही जू क्योंग वहाँ से भागती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि दुनिया सच में सिर्फ चेहरा देखती है। तभी अचानक सड़क पर चेयर्स शुरू हो जाता है। कुछ लोग बाइक पर किसी लड़के का पीछा कर रहे थे, और जैसे ही बाइक टर्न देती है, जो क्यों डर कर सीधे ज़मीन पर गिर जाती है। वो जल्दी से उठकर पूछती है, आप ठीक हो? लेकिन सामने वाला लड़का सिचुएशन में इतना फंसा था कि तुरंत अपना हेलमेट उसके हाथ में देकर भाग गया। और भाई ये एंट्री थी सियोजुन की। अब पीछे वाले गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। काफ़ी देर भागने के बाद सियोजुन एक गली में फंस जाता है, और तभी पुलिस सीरन बजने लगती है। गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन असली मज़ा यहाँ था, पुलिस नहीं आई थी। जुक्योंग ने खुद सायरन चालू किया था। मैं बोली, वाह मैडम, आज तो हीरो बचा लिया। सियोजुन सोच रहा था लड़की कौन थी, लेकिन जुक्योंग डरकर फिर से भाग गई। फिर सियोजुन अचानक चिल्लाता है, अरे मेरा हेलमेट तो वापस दो। लेकिन जुक्योंग ने सुना ही नहीं, और ऐसे उसे फ्री हेलमेट मिल गया। रात को जुक्योंग डिस्गाइज पहनकर बुक स्टोर जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं क्लासमेट्स उसे बिना मेकअप ना देख लें। बुक स्टोर वाला अंकल बोलता है, कोई नहीं। ये सुनते ही मैडम कॉन्फिडेंस में अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो किताब लेके मुड़ती है, सामने सुहो खड़ा था। जुक्योंग का दिमाग लिटरली बंद हो गया। सुहो कैजुअली पूछता है, नीचे क्यों नहीं आई? अब जुक्योंग तुरंत झूठ बोलती है, मैं बुक ढूंढ रही थी। फिर सुहो बोलता है, तुम कब तक प्रिटेंड करोगी कि तुम मुझे नहीं जानती? और ये सुनते ही जुक्योंग की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। घबराहट में वो सीधे बेंच से गिर जाती है। फिर दोनों ऑकवर्डली एक दूसरे को देखने लगते हैं। और ऑनेस्टली ये सीन थोड़ा क्यूट था। तभी अंकल अंदर आ जाता है और दोनों पैनिक हो जाते हैं। सुहो तुरंत उसे आगे धक्का देता है ताकि अंकल को कुछ सस्पिशियस ना लगे। अब जुक्योंग धीरे से पूछती है, तुमने मुझे पहचान लिया? सुहो बोलता है, हाँ। लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग बात कर रहे थे। सुहो सोच रहा था रूफटॉप वाली बात, और जुक्योंग सोच रही थी कि उसका बिना मेकअप वाला फेस पकड़ा गया। मतलब कॉन्वर्सेशन सेम थी, लेकिन टॉपिक अलग अलग। जुक्योंग तुरंत उससे प्रॉमिस करवाने लगती है कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। और भाई, मैडम ने तो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट तक बना दिया। सुहो ऐसा देख रहा था जैसे एफबीआई कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया हो, लेकिन आखिर में बुक के बदले उसे साइन करना ही पड़ा। और ऊपर से जोक्योंग उससे इंस्टेंट नूडल्स भी खिलवाती है। नूडल्स खाते वक्त जोक्योंग के नाक पर सॉस लग जाता है। सुहो पिलो से फेस छिपाकर बोलता है, तुम इतना गंदा कैसे खाती हो? और मुझे उनकी केमिस्ट्री यहाँ से शुरू होती हुई लगने लगी। अगले दिन जोक्योंग सुहो की वॉश्ड शर्ट और वो नॉवल लेकर स्कूल आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगर उसने ये बुक वापस दी तो उसका सीक्रेट खुल सकता है, क्योंकि स्कूल वाला सुहो अभी तक नहीं जानता था कि वही लड़की बुक स्टोर वाली भी है। जब जोक्योंग बुक देने वाली होती है, तभी सुजन आ जाती है और बोलती है कि टीचर ने सुहो को ऑफिस बुलाया है। सुहो के जाते ही जोक्योंग क्यूरियोसिटी में पूछती है, सुजन और सुहो इतने क्लोज क्यों हैं? तब क्लासमेट्स बताते हैं कि शायद उनके पेरेंट्स दोस्त हैं। लंच टाइम में जोक्योंग आराम से बड़ा सा मीट खाने वाली थी, लेकिन तभी उसने क्लासमेट्स को अपनी तारीफ करते सुन लिया। सब बोल रहे थे वो तो खाते हुए भी गॉडेस लगती है। और बस मैडम ने तुरंत बड़ा बाइट नीचे रख दिया। फिर नाइफ से टाइनी टाइनी पीसेस काट काट प्रिंसेस की तरह खाने लगी। लंच टाइम में जोक्योंग आखिरकार सुओ की शर्ट और नॉवल लेकर उसके पास पहुंचती है। मैडम ने सीधा उसके हेडफोन्स निकाल दिए और बोली, मेरे साथ रूफटॉप पर चलो। अब इधर सुओ के दिमाग में अलग ही मूवी चल रही थी। उसे लगा, ओहो, लड़की को मुझ पर क्रश हो गया है। और ऑनेस्टली इस लड़के का कॉन्फिडेंस नासा लेवल का था। दोनों रूफटॉप पर पहुंचते हैं। तो कुछ बोलता उससे पहले ही जुक्योंग चारों तरफ देखकर बोलती है, अच्छा है यहाँ कोई नहीं है। फिर वो उसे उसकी वॉश्ड यूनिफॉर्म देती है, लेकिन सुओ अचानक पूछता है, तुम मुझे पसंद करती हो क्या? जुक्योंग का दिमाग लिटरली फ्रीज हो गया। वो तुरंत बोलती है, हम कुछ दिन पहले ही मिले हैं। लेकिन सुओ सोचता है कि लड़की प्यार में ओवर थिंकिंग कर रही है, और फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता है। जुक्योंग वहीं खड़ी सोच रही थी, भाई इसने अभी तक मेरा बेयर फेस पहचाना ही नहीं।
तभी उसे याद आता है कि उसने नॉवल में थैंक यू नोट लिखा था जिसमें बेयर फेस वाला सीक्रेट मेंशन था। अब अगर सुहो ने वो पढ़ लिया तो गेम ओवर। जूक्योंग तुरंत उसके पीछे भागती है। काफ़ी दौड़ने के बाद आखिर वो उसे पकड़ लेती है और बैग छीनने लगती है, लेकिन सुहो बैग देने से मना कर देता है। अब जूक्योंग पैनिक मोड में चली जाती है और अचानक बोल देती है, उसमें सैनिटरी नैपकिन्स हैं। सुहो का पूरा शरीर 1 सेकंड में फ्रीज और मैं हंसते हंसते गिर गई। उधर बस में जूक्योंग आराम से सो रही होती है, तभी एक क्रीपी आदमी उसके पास बैठ जाता है। वो चुपके से फ़ोन निकालकर उसकी फ़ोटो लेने वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है क्यून सुजिन। सुजिन बिना सोचे उस आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन वो आदमी मौका देखकर उसे धक्का देकर बस से भाग जाता है और भाई सुजिन भी पीछे से बस से कूद जाती है। पूरा बस शॉक था, वो आदमी भाग रहा था और सुजिन उसके पीछे फुल एक्शन हीरोइन बनकर दौड़ रही थी। जब पकड़ नहीं पाई तो उसने अपना बैकपैक 360 डिग्री घुमाकर सीधा उसके ऊपर फेंक दिया और आदमी सीधा डाउन पुलिस आने तक उसने उसे पकड़े रखा। फिर आराम से वापस बस में चढ़ गई। पूरी बस क्लैप करने लगी और जूक्योंग तो उसकी फैन गर्ल बन गई। स्कूल पहुंचने के बाद जूक्योंग अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, तभी अचानक एक बाइक तेज स्पीड में उनके सामने आकर रुकती है। जैसे ही राइडर हेलमेट उतारता है, जूक्योंग की आंखें बड़ी हो जाती है। अरे ये तो वही हेलमेट वाला लड़का है। और भाई ये था हान सीओ ऑफ, जहाँ सीओ ऑफ इतने हैंडसम थे कि लोग हेयर वॉश करते देखकर भी फेंट हो जाएं। लेकिन जू क्यों खुश होने की बजाय डर गई, क्योंकि उसके पास अभी भी उसका हेलमेट था। और शौक की बात ये थी कि सियोजुन उसी क्लास में था। टीचर उसे सोहो के पास बैठने को बोलती है, लेकिन सियोजुन तुरंत मना कर देता है और तभी पता चलता है कि ये दोनों स्वॉर्न एनिमीज हैं। क्लास का टेंशन लेवल अचानक 100 हो गया। फिर सियोजुन सीधा जू क्योंग के पास आता है और बोलता है, ये मेरी सीट है। जू क्योंग तो डर से स्टैचू बन गई। टीचर जल्दी से समझाती है कि जू क्योंग की आईसाइट वीक है, इसलिए वो वहाँ बैठती है। फिर टीचर खुद से ओजून की नई सीट अरेंज करती है। जू क्योंग शर्मिंदा होकर सॉरी बोलती है, लेकिन ओजून पूरा इग्नोर कर देता है। तभी सुहो अचानक जू क्योंग को गौर से देखने लगता है। उसे लग रहा था कि उसने इस लड़की को कहीं देखा है। और यहाँ मैं बोली, फाइनली भाई का सिस्टम अपडेट हो रहा है। स्कूल के बाद कुछ गैंगस्टर्स सी ओजून के पास आते हैं। जू क्योंग सोचती है अब फाइट होगी, लेकिन ट्विस्ट, वो सब उसके जूनियर्स निकले। असल में वो लोग बस ड्रामेटिक तरीके से उसका वेलकम कर रहे थे। अगले दिन क्लास में टीचर प्रोजेक्ट ग्रुप्स बनाती है। सुजिन और सीओ जून एक ग्रुप और जू क्योंग के साथ सुहो। अब जू क्योंग की आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी। तभी सुजिन कैजुअली सो जून से पूछती है, तुम ये कर लोगे ना? और भाई साहब समझते हैं कि मॉडलिंग की बात हो रही है। सीधा एटीट्यूड में बोलता है, मैं पहले मॉडल रह चुका हूँ। पूरी क्लास उसे ऐसे देख रही थी जैसे नेटवर्क एरर आ गया हो। उधर जू क्योंग पूरी क्लास में सिर नीचे करके बैठी रहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सुहो उसे ध्यान से देखे। रात को जू क्योंग बेड पर पड़ी स्ट्रेस ले रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है और सामने सुहो। जू क्योंग शॉक होकर पूछती है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? सुहो कैजुअली बोलता है, किसी से मिल गया। फिर वो पूछता है, तुम्हें मुझे कुछ देना था ना? जू क्योंग तुरंत टेबल पर रखा पेपर बैग देखती है और अब उसका दिमाग घूमने लगता है। ये सुहो किससे मिलने बुला रहा है? मेकअप वाली मुझसे या बेयर फेस वाली मुझसे? उसके दिमाग में पूरा इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। अगर सुहो को पता चल गया कि बुक स्टोर वाली एक्ने गर्ल वही है, तो वो बहुत गुस्सा होगा। जू क्योंग टेंशन में घूम रही थी, तभी उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है। मैडम रात में हेलमेट पहनकर मिलने निकलती है। सुहो उसे देखकर पूछता है, हेलमेट क्यों पहना है? और जू क्योंग कॉन्फिडेंस में बोलती है, सेफ्टी के लिए, अगर गिर गई और फेस खराब हो गया तो।